गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है हमारा बिजनेस स्टडीज के सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से लिया गया हेनरी फ्यूल के 14 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वैसे तो इस चैप्टर के अंदर काफी कुछ डिस्कस किया गया है। टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में बोला गया, फीचर्स है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, इंपॉर्टेंस है एंड देन कंपैरिजन है। बट मेरा ये जो प्रेजेंट वीडियो है ये हेनरी फ्यूल के 14 मैजिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। अगर ये 14 प्रिंसिपल्स कोई भी बिजनेस अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करेगा, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हेनरी फ्यूल जो कि फ्रांस के मैनेजमेंट स्कॉलर हैं, उन्होंने एक कोल माइन फर्म ज्वाइन की एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। जब उन्होंने ये फर्म ज्वाइन की थी तो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी। जैसे तैसे सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा था। इसी दौरान हेनरी फ्यूल की प्रमोशन हुई, वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोट हुए। उन्होंने कंपनी में काफी कुछ ऑब्जर्व किया और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए। ये स्टेप्स आगे चल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बने। तो हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स जो हैं ये उनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। हम अगर इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के अपना बिजनेस चलाएंगे तो हमारे बिजनेस की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो आइए देखें एक एक करके कौन से हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हमारे पास हेनरी फ्यूल ने दिया है वो है डिवीजन ऑफ वर्क, या इसे डिवीजन ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं। हम 14 प्रिंसिपल को 3 तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। हर प्रिंसिपल को 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहले तो प्रिंसिपल का मीनिंग लिखेंगे, फिर बिजनेस में अगर अप्लाई करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा, एडवांटेजेस, एंड देन कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन। अगर ना अप्लाई करें तो क्या नुकसान होगा। सो कहने का मतलब जो एडवांटेजेस होंगी ये उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होने वाला है। आइए देखते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि काम को स्किल के हिसाब से बांट दिया जाए। हर इंसान की काबिलियत अलग होती है। जिस इंसान की जो काबिलियत है उसको उसी के आधार पे उसका काम दे दिया जाए तो वो बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप स्टडी के अंदर फोकस कर रहे हैं, घर के कामकाज कुकिंग के अंदर नहीं, वो मदद करते हैं। अगर आपको कुकिंग का काम दे दिया जाए, स्पेशली उनको जिनको नहीं आता, उनको कुकिंग का काम दे दिया जाए, वो ज्यादा मटेरियल यूज करेंगे, वेस्ट करेंगे, टाइम ज्यादा लगाएंगे, नुकसान होगा। बेहतर है उनसे वो काम ना करवाया जाए, जिसको आता है वही काम करे। रिसोर्सेस के वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए। ठीक इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेस हैं, प्रेशियस हैं, स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं, इसका वेस्टेज नहीं चाहते। रादर हम इस लिमिटेड रिसोर्सेज से प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहते हैं। वो कैसे हो पाएगा? तो वो पॉसिबल उसी तरीके से हो पाएगा जिस पर्सन की जिस चीज के अंदर स्किल है उसको वो काम दे दिया जाए। टेक्सटाइल फर्म का एग्जांपल लिखा है, बहुत सारे काम होते हैं, डाइंग, कटिंग, स्टिचिंग, ये सारे काम अलग अलग लोगों में उनकी स्किल के हिसाब से बांट दिया जाए। अगर ऐसा करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे फायदे होंगे। रिसोर्सेज का वेस्टेज बच जाता है, जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होती है, एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और गोल्स अचीव होते हैं। ये फायदे होंगे। और अगर इसको कहीं नजरअंदाज किया गया तो ये सारे एडवांटेजेस जो होने हैं वो नहीं होंगे। मतलब लोगों में डिससैटिस्फैक्शन होगी, काम नहीं आता उसको वो काम दे दें, डिससैटिस्फैक्शन होगी, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम होगी, गोल्स नहीं अचीव हो पाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये प्रिंसिपल कहता है
कि काम को स्किल के हिसाब से बांटना है। सेकेंड मैजिकल प्रिंसिपल है फ्यूल का पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैरिटी का माने इक्वालिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस बना के रखें। अथॉरिटी यानी कि पावर देना, राइट टू डू समथिंग, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग। अगर हम किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसे अथॉरिटी देना जरूरी है, नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई जा सकती। यहां पे एक फोटो लगाई है ट्रैफिक पुलिस वाले की। इमेजिन करें ट्रैफिक पुलिस वाले की, देखिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि जब वो चौक पे खड़ा है तो उसको इंश्योर करना है कि जो लोग हैं वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। हेलमेट डालें, सीट बेल्ट डालें, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल ना हो, रेड लाइट ना जंप करे, अंडर एज ना हो, ऐसे बड़े सारे रूल्स हैं जो लोगों को फॉलो करने हैं, और उन रूल्स को फॉलो करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ट्रैफिक पुलिस वाले की। एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर नहीं फॉलो करते तो वो चालान काट देता है। चालान काटना उसकी अथॉरिटी है। मान लो उससे अथॉरिटी ले ली जाए कि भैया आप चालान नहीं काट सकते, लोगों को रोक के पूछताछ नहीं कर सकते, उनका टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, तो क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएगा? मेरा पर्सनली मानना है बिल्कुल नहीं निभा पाएगा। लोगों के मन में डर है, लोगों के माइंड में डर है, जिसकी वजह से वो फॉलो करते हैं रूल्स। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सेल को बढ़ाने की, सेल्स एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सेल को बढ़ाने की। तो सेल वो तभी कर पाएंगे जब उन्हें अथॉरिटी दे दी जाए इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट, बाय वन गेट वन का ऑफर, ऐसे कुछ डिस्काउंट देने की ऑफर दे दी जाए, तो इस अथॉरिटी की बदौलत वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाएंगे। तो फ्यूल कहता है इन दोनों के बीच में ना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में हमेशा बैलेंस होना चाहिए, न बहुत ज्यादा अथॉरिटी न बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हुआ तो दिक्कत आएगी। कैसे? रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा, अथॉरिटी बहुत कम, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फुलफिल होगी। या वाइस वर्सा, अथॉरिटी बहुत ज्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थोड़ी या है ही नहीं, तो अथॉरिटी का मिसयूज किया जाएगा। दोनों में बैलेंस होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। और कहीं ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिंसिपल को ओवरलुक करता है, नजरअंदाज करता है, तो यही एडवांटेजेस उसको नहीं आएंगे। मींस अथॉरिटी का मिसयूज होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं होगी, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में भी दिक्कत आएगी। ये था हमारा सेकेंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल पे मूव करते हैं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ही आसान, आप लोग अपनी डेली लाइफ में इस प्रिंसिपल के बारे में सुनते हैं और इसको यूज भी करते हैं। साधारण लैंग्वेज में तो मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। अब यहां पे एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। फ्यूल कहता है जरा ध्यान दीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट मेंट फॉर वर्कर्स ओनली, मैनेजमेंट भी फॉलो करेगी। अगर आपके स्कूल में स्कूल आने का टाइम 8 बजे है बच्चों के लिए, तो वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए भी है, मैनेजमेंट के लिए भी है, सभी आएंगे उतने बजे। समझ रहे? तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ बच्चों को नहीं, टीचर्स को भी फॉलो करना है। ठीक इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को नहीं फॉलो करना, मैनेजमेंट को भी फॉलो करना है। रोल, ये उनको अपना जो रोल मॉडल होता है ना, वो बन के बताना है उनको, तभी वर्कर्स फॉलो करेंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात डिसिप्लिन के बारे में फ्यूल ने बोली है कि कमिटमेंट को फुलफिल करना है। अगर मैनेजमेंट एक बार कोई कमिटमेंट कर दे वर्कर के साथ, उसे फुलफिल करना है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, यहां पे लिखा भी मैंने कि इससे रिलेटेड केस स्टडी भी आई हुई है, जरा ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल फेस्टिवल सीजन की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ज्यादा ऑर्डर आ गया, क्लाइंट ने ज्यादा ऑर्डर दे दिया। अब ऑर्डर ज्यादा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी तो लिमिटेड है, ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा वर्कर्स चाहिए। उन्होंने अपने वर्कर्स को बोला ओवर टाइम करो भैया, ओवर टाइम करोगे तो हम आपको ओवर टाइम की एक्स्ट्रा सैलरी दे देंगे। तो वर्कर्स ने हैप्पीली
एक्सेप्ट की ये ऑफर और ओवर टाइम करना स्टार्ट कर दिया। बट जब पेमेंट देने की बारी आई, मैनेजमेंट मुंह कर गई कि नहीं, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्लाइंट ने माल रिजेक्ट कर दिया है, नहीं दे पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस से मुंह कर गए, क्योंकि ये कंडीशन उन्होंने पहले नहीं लगाई थी, क्वालिटी अच्छे होने की बात नहीं करी थी। तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो कमिटमेंट करी है ओवर टाइम पे करने की, बाद में मुकर गए किसी भी रीजन से। फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी कंपनी की, वॉट एवर द रीजन, बट उन्होंने प्रॉमिस तोड़ दिया। तो इसका मतलब मैनेजमेंट डिसिप्लिन में नहीं है। ठीक है जी। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, वर्कर भी फॉलो करेंगे, मैनेजमेंट भी फॉलो करेगी। एक बात। दूसरा, मैनेजमेंट ने जो कमिटमेंट कर दी, मैनेजमेंट उस कमिटमेंट पे खरे उतरेगी। एडवांटेजेस क्या होंगे? ऑर्गेनाइजेशन का जो एटमॉस्फेयर होगा, काम करने का जो एनवायरमेंट होगा, वो वर्केबल बनेगा। भाई जहां पे डिसिप्लिन होता है, काम करने का मजा वहीं पे आता है। फिर उसके बाद जो सिस्टमेटिक तरीके से काम होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं तो सारा सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है काम। रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। रिसोर्सेज का वेस्टेज कैसे? अब आप देखो, टाइम इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, यू ऑल एग्री आई बिलीव। मैं लेट आता हूं, जल्दी चला जाता हूं, तो यानी कि मैं डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहा, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा, और इसी प्रोसेस के अंदर टाइम वेस्ट कर रहा हूं। लेट आया, जल्दी चला गया, यानी कि 8 घंटे की अगर मेरी शिफ्ट थी, आधा घंटा लेट आया, आधा घंटा जल्दी चला गया, 1 घंटा मैंने वेस्ट कर दिया, जो कि रिसोर्स है। टाइम एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आगे हम थर्ड प्रिंसिपल के बाद अब हम फोर्थ प्रिंसिपल पे मूव हो रहे हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक सेट है वर्कर्स का, उस सेट ऑफ वर्कर्स को एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए। मेरे 2 बॉस नहीं होने चाहिए। मैं एक टीचर हूं स्कूल में, फॉर एग्जांपल मेरे 2 प्रिंसिपल होंगे। एक प्रिंसिपल मुझे कुछ करने को बोलेगा कि सिलेबस इतने टाइम में कवर कराना है, दूसरा प्रिंसिपल बोलता है इतने टाइम में कवर कराना है। एक प्रिंसिपल ने दूसरी गाइडलाइंस दी, दूसरे प्रिंसिपल ने कोई और गाइडलाइंस दी। आई बीइंग ह्यूमन बीइंग, आई गेट कंफ्यूज्ड, किसको फॉलो करूं, किसको ना फॉलो करूं। ऐसे में मैं सोचता रहूंगा, काम पे एक्शन तो लूंगा ही नहीं मैं। अगेन डिले एक्शन होगा, रिसोर्स वेस्ट होगा, कंफ्यूजन होगी, क्लैरिटी नहीं होगी। सो जरूरी है वर्कर्स को जो इंस्ट्रक्शंस आनी है वो एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन आए। डुअल सबऑर्डिनेशन इसको बोलते हैं। जब 2 बॉस या 3 बॉस मेरे सिर पे बिठा दिए जाएंगे तो इसको बोला जाएगा डुअल सबऑर्डिनेशन। ये डुअल सबऑर्डिनेशन को अवॉइड करना है। यूनिटी ऑफ कमांड, मेरा एक ही बॉस होना चाहिए, मेरा एक ही प्रिंसिपल होना चाहिए। ठीक इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स का एक ही बॉस होना चाहिए। इससे उसको क्लैरिटी रहेगी। फायदा क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं आएगी, वो काम जल्दी कर रही, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, जल्दी काम करेगा और टाइम वेस्ट नहीं होगा। और यही अगर डुअल सबऑर्डिनेशन, यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो ना करें, डुअल सबऑर्डिनेशन कर दें, तो जो एडवांटेजेस आनी है वो एडवांटेजेस नहीं आएंगी, रादर ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, कंफ्यूजन बिल्ड होगी, काम डिले हो जाएगा और रिसोर्सेस भी वेस्ट होंगे। सो इस फोर्थ प्रिंसिपल के बाद हमारे पास फिफ्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सभी का कॉमन गोल, सभी एक ही डायरेक्शन में मूव करें, सबकी एफर्ट एक डायरेक्शन में हो। आप देखिए फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी है वो अगर बंद हो जाती है और उसको धक्का मारने की जरूरत है। एक जरा इमेजिन कीजिए, 2 बंदे पीछे से धक्का मार रहे हैं, 2 बंदे आगे से, 2 इधर से, 2 इधर से। ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रही है, डायरेक्शन ऑपोजिट, फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जबकि ये सारे के सारे लोग पीछे आके धक्का मारेंगे तो गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक इसी तरह फुटबॉल के मैदान में एक गोल है, सारे बंदे अगर उसकी तरफ मारेंगे, पूरी एक टीम के जो लोग हैं उसी तरफ गोल मारने की कोशिश करेंगे, तो गोल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आधे लोग इधर मार रहे हैं, आधे लोग उधर मार रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है किसी की एफर्ट के अंदर, गोल नहीं हो पाएगा भैया। समझ रहे हैं बात?
सो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं काम करने वाले, अलग अलग डिपार्टमेंट है काम करने वाला, सबका ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए। अगर सबका ऑब्जेक्टिव एक होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाएंगे। मैंने यहां पे एक एग्जांपल भी लिया है, आप देखिए। मैंने एग्जांपल जो लिया कि ऑपरेशंस एक डिपार्टमेंट है जहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन होती है, वहां पे कुछ वर्कर छोड़ के चले गए। इस ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ने एचआर डिपार्टमेंट को मेल डाली है कि वर्कर्स छोड़ के चले गए हैं, वर्कर्स अरेंज किए जाएं। एचआर डिपार्टमेंट ने तुरंत हायरिंग स्टार्ट कर दी, वर्कर्स रिक्रूट करें। अब नए वर्कर्स आ गए, उनको काम तो आता नहीं, तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने उन्हें ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी। जब ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने ट्रेनिंग दे दी तो क्वालिटी डिपार्टमेंट ने चेक करना स्टार्ट किया कि क्या इनको काम आ गया है, क्या ये काम करने के लायक बन गए हैं। चेक करने के बाद क्वालिटी डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन डिपार्टमेंट को बंदे हैंड ओवर कर दिए। जो डेफिसिट था मैन पावर का वो पूरा हो गया। सो इसमें ऑपरेशन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट एक ही गोल की तरफ काम कर रहे हैं, ये जो डेफिसिट मैन पावर है ये पूरी हो जाए। सो अगर ऐसा करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज के अंदर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, रोल क्लैरिटी है कि एचआर को क्या काम करना है, इसको क्या काम करना है, इसको क्या काम, गोल एक है, काम अलग अलग है, कोऑर्डिनेशन के जरिए सारे अलग अलग काम कर रहे हैं बट एक डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद मिलती है। लेकिन सबका डायरेक्शन एक नहीं होगा, सब अपने अपने इंडिविजुअल गोल की तरफ भागेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होने वाला नहीं है। तो इस फिफ्थ मैजिकल प्रिंसिपल के बाद हम सिक्स्थ मैजिकल प्रिंसिपल के ऊपर मूव होते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल ग्रुप इंटरेस्ट। फ्यूल क्या कहता है? फ्यूल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन के गोल तो अचीव करने ही करने हैं, इंडिविजुअल के गोल को अचीव करना भी जरूरी है, क्योंकि इंप्लॉइज है ना, इंप्लॉइज खुश नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर पाएगी। बट फ्यूल एट द सेम टाइम ये कहता है कि जहां पे भी क्लैश हो जाता है इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल में, जहां पे भी क्लैश होगा ना तो इंपॉर्टेंस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ही दी जाए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मान लीजिए मेरे घर में फंक्शन है, एक महीना पहले स्कूल में लीव के लिए अप्लाई कर दिया मैंने कि मैं नहीं आ पाऊंगा इस पर्टिकुलर डे पे, फंक्शन है या वॉट एवर द रीजन। बट उसी दिन, जिस दिन लीव थी उसी दिन प्री बोर्ड का एग्जाम आ गया या कोई भी एग्जाम आ गया, मेरी क्लास का बिजनेस स्टडीज का पेपर है उस दिन। सो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस दिन मैं स्कूल में प्रेजेंट रहूं, मेरा पेपर है, बच्चों को कुछ कंसर्न हो सकता है, डाउट हो सकता है, सो आई हैव टू बी प्रेजेंट। मैंने अपनी लीव कैंसिल कर देनी है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन कैंसिल कर दे या मैं खुद से कैंसिल कर दूं। ये है कि मैंने अपने इंटरेस्ट को नीचे रखा, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ऊपर रखा। हमेशा ऐसा करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं है इंडिविजुअल के गोल को अचीव नहीं करना है, पर जहां पे क्लैश है तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ही इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, फ्यूल ये बोलता है। उसके बाद अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। When individual goal is important, it should be given priority. When organizational goal is important, more important, then organizational goal should be given priority. So ये coordination develop हो गया। इससे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होगी इंप्लॉय के माइंड में कि मेरा स्कूल है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्कूल के लिए अपने इंडिविजुअल गोल को कॉम्प्रोमाइज करना है, ये मेरा स्कूल है। तो बिलोंगिंगनेस आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर हम अपने इंडिविजुअल गोल्स को नीचे नहीं रख रहे, उसी को हमेशा प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसी को हमेशा प्रायोरिटी दे रहे हैं, फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नहीं हो सकता। ये ऑर्गेनाइजेशन कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएगी। 6 प्रिंसिपल हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं 7th प्रिंसिपल पे। 7th प्रिंसिपल क्या कहता है? फेयर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या होता है? रेम्यूनरेशन सैलरी, पैसा। काम कौन किस लिए करते हैं? पैसे के लिए। अगर वो पैसा ही नहीं मिलेगा तो काम कैसा, किस बात का, कहां की सेटिस्फैक्शन? तो यहां पे कुछ बातें
फ्यूल ने बोली है, मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनना। फेयर रेम्यूनरेशन, हर इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है पैसे के लिए करता है, तो सैलरी के मामले में ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा पर्टिकुलर होना है। नंबर 1, सैलरी जो है काम के हिसाब से मिले। जो ज्यादा काम करेगा ज्यादा सैलरी, जो कम काम करेगा कम सैलरी। इससे मोटिवेशन, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी सभी के भी माइंड में कि मुझे कमाना है, ज्यादा मेहनत करना है। उसकी अपनी परफॉर्मेंस तो इंप्रूव हो ही रही है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। काम के हिसाब से सैलरी, ज्यादा काम करो ज्यादा सैलरी, कम काम करो कम सैलरी। रेगुलर मिलनी चाहिए सैलरी। सैलरी जो है स्टेबल होनी चाहिए। रेगुलर के साथ स्टेबल इन द सेंस, ऐसा नहीं है कभी कितनी आ रही है कभी कितनी आ रही, माइंड में कुछ पता ही नहीं, क्लैरिटी ही नहीं है, ऐसी सैलरी। और सैलरी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, मार्केट के हिसाब से होनी चाहिए। एंड सैलरी जो है आप टाइमली आनी चाहिए वर्कर्स की। ऐसा नहीं कि कभी 1 तारीख को आ रही, कभी 10 तारीख को, टाइमली सैलरी। प्लस यहां पे फ्यूल बोलता है कि सैलरी इतनी कम भी नहीं हो जानी चाहिए कि वो अपनी मिनिमम नीड्स को पूरा ना कर सके वर्कर, अपनी फैमिली ही ना चला सके। और इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी खतरे में पड़ गई है। समझ रहे आप? फेयर रेम्यूनरेशन, काम के हिसाब से पैसा दो, रेगुलर दो, टाइमली दो, कॉम्पिटिटिव दो। इतना ज्यादा ना दो कि प्रॉफिट ही खत्म हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का, इतना कम भी ना कर दो सैलरी कि वर्कर्स के हाथ में कुछ ना आए, वो अपनी मिनिमम नीड्स भी ना पूरी कर पाए। अगर ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर होगा, वर्कर्स मोटिवेटेड रहेंगे, और कमाना है, रेगुलर आ रही है, खुश रहेंगे। इंप्लॉय टर्नओवर ऐसी कंपनी में गिरेगा क्योंकि काम तो पैसे के लिए ही होता है। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर नहीं है तो इन एडवांटेजेस को भूल जाइए। इंप्लॉइज मोटिवेटेड नहीं होने वाले, इंप्लॉय टर्नओवर बढ़ने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी गिरने वाली है, गोल्स अचीव नहीं होने वाले अगर ये प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। फ्यूल के 7 प्रिंसिपल्स कंप्लीट हुए। इसके बाद फ्यूल ने अपना 8th प्रिंसिपल दिया, विच इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? सेंट्रलाइजेशन कहता है डिसीजन मेकिंग पावर एक पर्सन के हाथ में है, एक डिपार्टमेंट के हाथ में है। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग पावर अलग अलग वर्कर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हाथ में है। आप से फॉर एग्जांपल घर में अगर अपने पेरेंट्स से 100 रुपए की डिमांड करते हैं, मदर से, मदर ने दे दिया, फादर से, फादर ने दे दिया, अगर दादा दादी हैं उनसे तो उन्होंने भी दे दिया। सो ये है डिसेंट्रलाइजेशन, ये डिसीजन हर कोई ले रहा है। लेकिन आपने अपने पेरेंट्स से 20,000 30,000 की डिमांड करी, अपने मदर के पास 30,000 रुपया फोन लेना है, आपकी मदर ने मना कर दिया, अपने पापा से मांगो, तो यानी कि बड़ा अमाउंट है, तो ये जो डिसीजन है ये फादर ही लेंगे। तो ये सेंट्रलाइज्ड एक डिपार्टमेंट, एक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन डिसीजन लेगा। डिसेंट्रलाइजेशन सभी लोग डिसीजन ले सकते हैं। फ्यूल का मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए। सारा कुछ सेंट्रलाइज कर देंगे, एक ही बंदा हर चीज का डिसीजन लेगा तो उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है। सब कुछ डिसेंट्रलाइज कर देंगे तो जो कंट्रोल है एक बंदे का वो रहेगा ही नहीं, कंट्रोल लूज हो जाएगा। सो ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का बैलेंस बनाना जरूरी है। एट द सेम टाइम फ्यूल ये भी बोलता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है तो सेंट्रलाइजेशन ज्यादा, डिसेंट्रलाइजेशन कम। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा, तो डिसेंट्रलाइजेशन को रेगुलरली बढ़ाते रहो, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम ज्यादा है और डिसेंट्रलाइज करके ही हम क्विक डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। सो आप देखें, ऐसा करके एडवांटेजेस क्या होंगी? वर्कलोड कम हो जाएगा, थोड़ा डिसेंट्रलाइज कर देंगे तो टॉप मैनेजमेंट के पास वर्कलोड कम है, ऐसे में वो डिले इन एक्शन नहीं होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी और कंट्रोल भी लूज नहीं होगा, क्योंकि हम सारा थोड़ा ना डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। फ्यूल ने तो बोला ही नहीं सारा डिसेंट्रलाइज करना है, बैलेंस बना के रखना है, कुछ डिसेंट्रलाइज कुछ सेंट्रलाइज। कुछ सेंट्रलाइज है तो यानी कि कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए कंट्रोल भी लूज नहीं हुआ। लेकिन इसको हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बैलेंस को अगर नजरअंदाज कर रहे हैं
तो डिले इन एक्शन हो सकता है, वर्कलोड बढ़ सकता है सारा ही डिसेंट्रलाइज हो जाए और टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल ही खत्म हो गया, राइट। तो बैलेंस बना के रखना है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। इसके बाद फ्यूल ने जो बात करी है वो स्केलर चेन की बात करी है। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे खाली प्रिंसिपल के अलावा दो कॉन्सेप्ट्स और भी हैं जो पूछे जा सकते हैं। स्केलर चेन क्या कहता है? आप एक स्टूडेंट हैं, स्कूल में है, आपको कुछ रिक्वायरमेंट है या कुछ कंप्लेंट है, कुछ रिक्वेस्ट है, यू विल नॉट डायरेक्टली गो टू डायरेक्टर और प्रिंसिपल मैम टू गिव रिक्वेस्ट और टू कंप्लेंट. You need to speak to your teacher. Your teacher will speak to coordinator. Your coordinator will speak to vice principal. Vice principal will speak to principal, and then principal will speak to director. This way, communication should flow this way. Not कि कोई भी किसी भी टाइम किसी के पास भी उठ के जा रहा है, हौच पौच हो रहा है, ऐसा नहीं. सिस्टमैटिक वे से कम्युनिकेशन फ्लो करना चाहिए, हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये फ्यूल बोलता है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये पर्सन डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, डायरेक्टली यहां नहीं जाएगा. और मैं जो बोल रहा था कुछ और भी पूछा जाता है, यहां पे ये इस तरीके से नेटवर्क बना होगा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, ये भी आपको लर्न करना है. इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये ड्रॉ करके बताइए. तो इसका जो नेटवर्क इस तरीके से एक ही शेप में बना हुआ है वो ड्रॉ करेंगे, जो कि बता रहा है कि कौन सा डेजिग्नेशन किससे बात करेगा. लोअर डेजिग्नेशन सबऑर्डिनेट अपने सुपरवाइजर से, वो सुपरवाइजर अपने सुपरवाइजर से, वो अपने सुपरवाइजर से, इस तरह से कम्युनिकेशन फ्लो होगा. अच्छा, यहां पे फ्यूल मानता है, कहता है कि मैं मानता हूं कि ऐसा करने से इतना ज्यादा लॉन्ग हायरार्किकल स्ट्रक्चर है तो डिले इन एक्शन हो सकता है. तो उसने एक अरेंजमेंट दिया, इस अरेंजमेंट को बोला जाता है गैंग प्लैंक. गैंग प्लैंक, जिसके तहत फ्यूल कहता है वन पर्सन कैन स्पीक टू अदर पर्सन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट बट ऑफ सेम डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी. इमरजेंसी के पड़ने पे एक इंप्लॉय दूसरे इंप्लॉय से बात कर सकता है, इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज करके, इसको बिना फॉलो करे, क्योंकि इमरजेंसी है, जल्दी कम्युनिकेशन फ्लो करना है. ऐसे में ये नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करो, एक पर्सन दूसरे डिपार्टमेंट के पर्सन से डायरेक्टली बात कर ले बट इमरजेंसी की कंडीशन में, और सेम डेजिग्नेशन के बंदे आपस में बात करें. ये फ्यूल ने अपने गैंग प्लान के अंदर बोला. सो यहां पे आपको स्केलर चेन का मीनिंग पता होना चाहिए बेटा, आपको इसका डायग्राम पता होना चाहिए, और गैंग प्लान क्या होता है वो भी पता होना चाहिए. तो चलिए, अगर ये नेटवर्क हमने फॉलो किया तो क्या फायदा होगा? सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहां पे कम्युनिकेशन सिस्टमैटिकली फ्लो हो रहा है, सभी को रोल क्लैरिटी है कि मुझे किससे बात करनी है, उसके बॉस को क्लैरिटी है कि किस पर्टिकुलर चीज के लिए किससे बात करनी है. सो रोल क्लैरिटी रहेगी, किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. बट अगर ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यही सारे ऑपोजिट हो जाते हैं. कंफ्यूजन बनी रहेगी, रोल क्लैरिटी नहीं रहेगी, सिस्टमैटिक तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होगी. सो दिस वाज आवर प्रिंसिपल नंबर 9. नाउ वी मूव टू प्रिंसिपल नंबर 10, ऑर्डर. ये ऑर्डर वो नहीं है जो जज देता है, ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस नहीं है. ये ऑर्डर ऑल टुगेदर डिफरेंट मतलब है. हर चीज, मैन एंड मटेरियल अपनी अपनी जगह पे पड़े हो. आप में से कुछ लोग जब किचन में जाते होंगे तो जब आप फॉर एग्जांपल चाय बना रहे हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है. कॉन्शियस माइंड से चाय नहीं बनाते क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है ना. तो सबकॉन्शियस माइंड से चाय बना रहे हैं आप. तो जब आप चाय बना रहे हैं, वह पानी उबाला, ऑटोमेटिकली आपका हाथ उसी जगह जाता है जहां पे चीनी हमेशा रखते हैं. नो वन फाइन डे यू रियलाइज यहां पे तो है ही नहीं, किसी ने उठा के रख दी, कहीं और रख दी. तो आपने ये वाला देखा, ये वाला डोर, ये इधर इधर कबर्ड चेक कर रहे हैं, आपको मिलने दी, कहां गई? तो आप किधर रखी है? टाइम वेस्ट हो रहा है, पानी बॉयल हो रहा है, गैस वेस्ट हो रही है. तो ये कहने का मेरा छोटा सा मतलब ये कि एक चीज इधर से उधर हिले तो आपको उसको ढूंढने में टाइम लगेगा.
आपके हर चीज में आपके आई एम सॉरी आपके घर में हर चीज अपनी अपनी जगह पे होती है। वार्डरोब में कपड़े, कुछ और चीजें तो रखते नहीं आप। शू रैक में शूज पड़े होते हैं आपके। हर आपने अपने घर में हर चीज का एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाया हुआ वहीं पे रखते हैं। तो यही है ऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशन में भी टूल्स जो काम करने के लिए चाहिए वो अपनी अपनी जगह पे पड़े हों। ऐसे में वर्कर्स जब काम करेंगे, उनको टूल्स जब चाहिए होंगे, उनको ढूंढने के लिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी, टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। सो क्या फायदा होगा? वर्कर्स की एफर्ट रिड्यूस होगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाएंगे आसानी से, कम समय में। इफेक्टिवनेस इंप्रूव होती है। लेकिन हॉच-पॉच है, आप कोई भी सामान कहीं पे भी रख देते हैं तो सब कुछ उल्टा ही होगा। एफर्ट ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा और इफेक्टिवनेस के कॉम्प्रोमाइज होने से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में भी दिक्कत आ सकती है। सो दिस वाज मैजिकल प्रिंसिपल 10। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल, इक्विटी। बहुत ही इजी है। इक्विटी, भेदभाव को अवॉइड करना है। ऑल शुड बी सेम इन द आईज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसी को भी किसी के साथ किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं करेगा। जो ट्रीटमेंट ए एम्प्लॉय के लिए है वही ट्रीटमेंट बी एम्प्लॉय के लिए भी है। जनरली ऑर्गेनाइजेशन में होता है। प्रमोशन के टाइम पे ट्रांसफर, जिससे खुंदक होती है उसकी बेकार जगह रिमोट एरिया में ट्रांसफर, और जो फेवरेट है उसकी प्रमोशन जल्दी। सो ऐसे जो अगर ऐसा करेंगे तो यानी कि मैनेजमेंट जो है इक्विटी का जो प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रही, पार्शियलिटी कर रही है। ऐसे में क्या होगा? एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाइड होंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस खराब होंगे, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैनेजर पार्शियलिटी नहीं करता, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देता है, सो मैनेजर के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन बढ़ते हैं, एनवायरमेंट काम करने लायक हो जाता है, एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस हो जाता है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मजा भी आता है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी होता है। सो इक्विटी, सबको समान समझो, सबको बराबर समझो। ये फ्यूल का मैजिकल प्रिंसिपल नंबर 11 बोलता है। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं वो जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए, ना तो वो छोड़ के जाए, ना मैनेजमेंट निकाले टर्मिनेट करे, प्लस उनकी ट्रांसफर भी जल्दी जल्दी ना की जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, जब एक बंदा ऑर्गेनाइज सीखने में उसको टाइम लगा, अब जब वो सीख चुका है अच्छे से, अभी तो काम करने की जल्दी जल्दी काम करने में वो एफिशिएंट केपेबल बना है, और जैसे ही बना साथ में निकाल दिया जाए, फिर एक और बंदा आएगा, फिर उसको सिखाएंगे। जब वो इस पोजीशन में आ जाएगा काम करने की, फिर उसको निकाल दो। ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन के रह जाएगा। सो ऑर्गेनाइजेशन अगर ये चाहता है कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़े तो उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करे, एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे कि वर्कर जॉब न छोड़ के जाए, ना ही उनकी जल्दी जल्दी ट्रांसफर की जाए, क्योंकि नई जगह भी जाएंगे वो भी तो नया माहौल होगा, वहां पे भी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, वर्कर्स की ना तो जल्दी जल्दी ट्रांसफर की जाए, ना जल्दी जल्दी उन्हें टर्मिनेट किया जाए, ना वर्कर खुद छोड़ के जाए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। स्टेबिलिटी अगर बनी रहेगी तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, रिसोर्सेज को वो वेस्ट नहीं करता, और एक अच्छा मतलब टीम प्लेयर बन जाता है। पुराने बंदे को सभी से के साथ के बिहेवियर के बारे में मालूम होता है, उनका कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, वो एक बेटर टीम प्लेयर होगा, जबकि नया बंदा अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। सो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प मिलेगी अगर बंदे पुराने हैं। नए होंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी लेस, टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल नहीं अचीव हो पा रहे। तो इसके बाद हमारे पास इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का वैसे तो डिक्शनरी मीनिंग है पहल करना, लेकिन यहां पे फ्योल ने कुछ अलग अंदाज से इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया है। इनिशिएटिव का जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि जब भी मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लेना है ना, तो
तो अपने वर्कर्स की सलाह लेके, वर्कर्स से पूछ के डिसीजन ले। ऐसा नहीं है कि अपनी कुछ ना चलाए, वर्कर्स की ही चलाए, इसका कहने का मतलब ये नहीं है। सो वर्कर्स से पूछ, देखो एक माइंड है तो सोच लिमिटेड है। जब इतने सारे माइंड मिल जाएंगे तो नए नए इनोवेटिव आइडिया आएंगे। हो सकता है हमें मुझसे ज्यादा बेटर आइडिया मेरे वर्कर के पास हो, तो एक बार अगले सलाह ले लें उनसे। सलाह जब लेके काम करेंगे तो इनोवेटिव आइडियाज प्रमोट होंगे, प्लस वर्कर्स भी खुश होंगे कि मैनेजमेंट जो है डिसीजन उनसे पूछ के लेता है। दोनों में कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, बिलोंगिंगनेस डेवलप होगी, इनोवेटिव आइडियाज डेवलप हो रहे हैं। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट निकल के आएंगे जब सलाह लेके डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन जब डिसीजन इस प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया, मैनेजमेंट खुद ही डिसीजन ले रही है, वर्कर से कंसल्ट नहीं कर रही, वर्कर्स पहले तो इनोवेटिव आइडियाज ही नहीं प्रमोट हो रहे, वर्कर्स डिमोटिवेटेड फील करेंगे कि हमारे ऊपर तो डिसीजन थोप दिया जाता है, कोई सलाह नहीं लेते हमसे। ऐसे में फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि माहौल जो है काम करने वाला रहा नहीं है। दिस वॉज इनिशिएटिव, सलाह लेके ही डिसीजन लेना है, प्रिंसिपल नंबर 13। इसके बाद फ्यूल का नेक्स्ट लास्ट मैजिकल प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। फ्रेंच वर्ड है क्योंकि वो फ्रांस का ही तो पर्सन है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, यानी कि टीम वर्क। क्रिकेट में अगर कोई टीम बैटिंग करने आए और 400 रन मार देगी तो ओपोजिशन के लिए बहुत टफ है 400 रन चेस करना। बैटिंग डिपार्टमेंट ने बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करी, लेकिन जब वो बॉलिंग करने की बारी आई तो बेकार किस्म की फील्डिंग और बेकार बॉलिंग करी। दोनों डिपार्टमेंट ने बहुत ही खराब काम किया, तो जो चेस करने वाली टीम है वो 400 भी चेस कर जाएगी। सो यानी कि बैटिंग डिपार्टमेंट का किया कराया हार्डवर्क खत्म, फिर भी नहीं जीत पाए। क्यों? पुअर फील्डिंग, पुअर बॉलिंग। सो टीम वर्क कहता है कि सभी डिपार्टमेंट मिलजुल के काम करेंगे ना, तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो पाएंगे। टीम स्पिरिट, वर्कर्स मैनेजमेंट के बारे में सोचे, मैनेजमेंट वर्कर के बारे में सोचे। जब मिलजुल के काम करेंगे तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन अच्छे होंगे, एम्प्लॉय टर्नओवर, वर्कर जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा माहौल है। जॉब सेटिस्फैक्शन भी होगा, जहां पे फैमिली की तरह काम करते हैं ना, वहीं पे तो काम करने का मजा आता है। बट अगर ऐसा नहीं है, सभी मतलब वहां पे पॉलिटिक्स चलती है, एक दूसरे की लेग पुलिंग होती है, ऐसा माहौल जो है वर्कर्स को डिससेटिस्फाइड करता है। एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन अच्छे नहीं होते। सो दोस्तों, ये 14 प्रिंसिपल्स, फ्यूल के 14 मैजिकल प्रिंसिपल, जिसे हम जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अगर कोई भी पर्सन इस 14 प्रिंसिपल को ध्यान में रख के अपना बिजनेस चलाएगा तो उसका बिजनेस ग्रो करेगा। होप जो मैंने आपको 14 प्रिंसिपल समझाए वो आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अपने अगले वीडियो के अंदर टेलर के, FW टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल अपलोड करूंगा। वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।